वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। दिल वालों को बीजेपी भा गई और हमको तो शराब मार गई। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि एक शराब को लेकर दिल्ली का चुनाव कैसे बदल सकता है और कैसे सत्ता परिवर्तन हो सकता है और कैसे जनता अपनी नाराजगी दिखा सकती है। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की जो जीत है उसकी बयार चली। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती जैसे आपके बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं। अब कहा जा रहा है कि कथित शराब घोटाला, भ्रष्टाचार और एकाधिकार जैसे जो बातें थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो आरोप थे, उससे सरकार का जो प्रदर्शन है वो खराब हो गया। लेकिन यहाँ एक और बात है कि दिल्ली का चुनाव, क्योंकि जब केजरीवाल जी जेल के अंदर गए तब आतिशी जी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं हुआ। ये चुनाव वापस केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ, जिनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे थे। ऐसे में आतिशी जी तो अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन जो लोग जेल होकर आए वो लोग धराशायी हो गए, मतलब जनता ने उन्हें नकार दिया। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रजनीश कौशिक जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुमन कुमार चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अशोक शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक शुक्ला जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। वर्तमान में देखा जाए तो शराब घोटाला, मतलब सबसे बड़ी गूंज जो थी, जो लोगों के दिलों में गई, वो थी कि शराब का घोटाला। इसे लेकर जिस घोटाले को कांग्रेस ने उठाया, जिस घोटाले की परतें कांग्रेस ने खोली, वो कांग्रेस जिसका सोपड़ा साफ हो गया, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उस मुद्दे को लिया, लपक लिया और आगे बढ़ गई। तो देखिए कि वहां पर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब दिख रही है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कि जनता ने जो ये जनादेश दिया है वो वास्तव में उस भ्रष्टाचार और शराब के विरोध में दिया है, या कहानी कुछ और है? अशोक जी। नहीं, जो शराब घोटाला था और एक जो अपेक्षा थी, या जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब आई थी तो वो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती थी। वो एक ऐसी सुस्तता वाली राजनीति की बात करती थी जिसमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। लेकिन जब आप जनता के सामने एक्सपोज होने लगते हैं तो फिर इसी तरह के नतीजे आते हैं। मुझे लगता है कि 2 बार 3 बार के जो मुख्यमंत्री थे, 15 और 20 में तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आए थे। जी। तो जो जन अपेक्षाएं थी इनसे, वो जब पूरी नहीं हुई तो उसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी जो है एक विकल्प के तौर पर, क्योंकि दिल्ली में मौजूद थी, और नरेंद्र मोदी जो एक चमत्कारिक नेतृत्व भी है और उस पर देश की जनता भरोसा भी करती है, और जिस तरह से उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं, जो आम आदमी पार्टी की लाभार्थी योजनाएं थी, उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी ने भी प्रस्तुत किया। तो केजरीवाल का एक तो अहंकार, उसके अलावा अगर आप हार से सबक नहीं लेते हैं तो फिर आप लगातार हारते जाते हैं। और केजरीवाल हरियाणा में भी गए, वहां महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़े, इसके पहले गुजरात में चुनाव लड़े। पंजाब को अगर आप कहें छोड़ दें, अपवाद रहा, तो बाकी सभी जगह उन्हें नाकामयाब मिली। और अब तो दिल्ली भी उनके हाथ से निकल गई मतलब है। आप तो यही दिल्ली कह रहे हैं निकलने के शुक्ला बहुत जी, जो सारे एकाधिकार वाला उनका भी वहां पर छत्रप है कि मतलब जो करूंगा मैं करूंगा, मेरे अलावा कुछ नहीं, जो कुछ होगा मेरे नाम पे होगा। ये जब इस तरह का अहंकार कोई नेता पाल लेता है तो उसका हश्र वही होता है। जिस तरह से हम लोग बसपा में भी देख रहे हैं कि आज मायावती की स्थिति आप देख लीजिए, बसपा की क्या स्थिति है। वही स्थिति जो है दिल्ली में अब जो है केजरीवाल की हो गई है। केजरीवाल का जनाधार खिसक गया है, वो अविश्वसनीय हो गए हैं। वहां की जनता जो है उनको उस तरह का भरोसा नहीं करती है। और जो एक अपेक्षाएं होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जिसमें पानी भी है, सफाई भी है, अन्य चीजें हैं, और करप्शन फ्री तो बहुत जरूरी है। इस देश का हर आदमी चाहता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट हो उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप जो है, आपका जो शीश महल का एक मुद्दा था, वो एक बड़ा मुद्दा था, शराब जी। घोटाला था ही। और जैसा मैंने भी दिल्ली को जो करीब से देखा है, तो दिल्ली में ऐसा नहीं था कि दिल्ली करप्शन मुक्त हो गई थी। करप्शन था वहां पर। एमसीडी का जो करप्शन है वो तो बहुत ही जबरदस्त करप्शन है। और अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी थी, तो वो कहीं जनअपेक्षाओं पे जब खड़े नहीं उतरते हैं आप, तो इस तरह के नतीजे आते हैं। और निश्चित तौर पर ये इनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी। और देखिए, जो महिलाएं जिनको इन्होंने एक लाभ देने की घोषणा की थी कि वो 2100 रुपए देंगे, तो वो महिलाएं भी इनके खाते से छेड़क के जो है बीजेपी की तरफ चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो अहंकार था, और जो उनका एक बनावटी, जो उनका एक कहना चाहिए, जो आदर्श की जो बड़ी बातें वो मतलब करते ऐसे थे, कहेंगे अशोक जी, जिसको क्योंकि वो आपने बड़ा धरातल पर नहीं स्पष्ट उतार दो पाए, तीन उसके चीजें चलते बोली, उनको ये तो जो एक और है कि जो बनावटी ईमानदारी थी, ऐसा लोग कह रहे हैं।
कि ईमानदारी आपकी केवल दिखावे की थी और जनता इस चीज को अब समझ गई, जो निर्णय दिया है अगर उसे देखा जाए तो। अशोक जी। जी, ये सवाल मुझसे है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जो छत में रूफ होता है वो बहुत लंबे समय तक जो है जनता जो है उसको आप जो है अपने से नहीं बांध के रख सकते हैं। जब आपकी थूथी घोषणाएं होती हैं या जिस तरह का आप एक अपना दिखाने की कोशिश करते हैं, जब उसको आप धरातल पर नहीं उतार उतार पाते हैं तो फिर आपसे लोगों का मोह भंग हो जाता है। और दिल्ली के जनता का भी जो है केजरीवाल से मोह भंग हो गया। आप शराब घोटाले में फंसते हैं, आप जेल में रह के जो है मुख्यमंत्री का पद जो है अपने पास में रखे रहते हैं। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, लोकसभा चुनाव में आपको एंट्री बेल मिलती है। उस वक्त भी आप जनता के बीच में जाकर ये कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे, तो ये संकेत तो लोकसभा चुनाव में ही मिल गया था कि जिन्होंने जिस मुद्दे को उठाया था कि साहब मुझे निर्दोष व्यक्ति हूं, मुझे जेल में डाला है बीजेपी ने, बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है। और एक जो वो टकराहट लगातार बनी रही, जब से मुख्यमंत्री ये बने थे तब से ये केंद्र से टकराते रहे, तो दिल्ली की जनता ने भी ये देखा कि साहब इनकी उपयोगिता उस तरह से नहीं है जिसकी वो अपेक्षा कर रही थी। और उसके चलते जब दिल्ली की जनता का इनसे मोह भंग हुआ तो फिर अब इनकी स्थिति ये हो गई है। इनके वोट बैंक में देखिए ना कितनी जबरदस्त गिरावट आई है। और अभी ये 43 या 42% के आसपास इनका जो वोट बैंक है उसमें महिलाएं भी छिटक गई इनसे। और सबसे बड़ा तो इनका जो एक वो पुअर मिडिल क्लास था वो इनसे जो छिटका है, उसके चलते इनको बड़ा नुकसान। बिल्कुल, और नुकसान हुआ, और नुकसान साफ साफ दिख रहा है। गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अगर आप देखें यहाँ पर दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं कि एक तरफ केजरीवाल जी को हरा दिया जाता है, मनीष सिसोदिया जी को हरा दिया जाता है, जो रोल मॉडल कहे जाते थे आम आदमी पार्टी के, कि भाई आम आदमी पार्टी का मतलब केवल ये दो चेहरे हैं, ऐसा लगातार रहा, आपने भी देखा होगा। लेकिन वही आतिशी जी बनी और बनने के बाद उनको जिता दिया जाता है। आप देखिए, मतलब भारी भरकम कैंडिडेट थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, ये नहीं थे कि कोई हल्के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी भारी भरकम कैंडिडेट वहां रहे हैं। ऐसे में जनता ये जरूर देख रही है, अगर इस पूरे को अगर आप देखें, आकलन करें, कि भाई आप जेल रह के आए, आपके ऊपर आरोप लगे, और एक सबसे बड़ी बात कि 2 दिन पहले कहा गया कि 15-15 करोड़ रुपए में विधायकों के पास फोन आ रहे हैं खरीदने के लिए। यहां पर जो आंकड़े हैं अगर इन्हें देख लिया जाए और चलो 2-4-5 सीटें नीचे कर दी जाए, तो मुझे तो लगता नहीं कि 15 करोड़ क्या 5 करोड़ क्या 5 लाख भी कोई किसी को देगा। जो स्थितियां है, मतलब वो जो झूठ था, हर बार उसी तरीके के जिस तरीके के झूठ सामने आते थे, तो इस बार दिल्ली की जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। दिल्ली की जनता मान गई कि भाई शराब की जो स्थिति है, क्योंकि शराब को लेकर हर किसी के मन में बड़ी कड़वाहट रहती है, शराब को लेकर हर कोई सोचता है कि यार जितनी दूर रहे उतना अच्छा है, ये नशा दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो दिल्ली ने यह समझा, या इसके पीछे और भी कोई कारण रहे। और एक और, चाणक्य कहे गए अमित शाह जी, उनकी नीतियां कितनी कारगर रही। ये बात सही है आपकी। हालांकि जहां तक आतिशी के जीतने का सवाल है, वो भी बहुत ही मुश्किल, एक तरह से मुश्किल डगर एक तरह से रही है उनकी जीत की, क्योंकि आखिरी तक जो है वो करीब घमासान चलता रहा आखिरी तक, राउंड तक वो हार रही थी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा उन्होंने स्पीड पकड़ी। पर इतना जरूर है कि आतिशी की जो इमेज है वो काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर बनी। मतलब ऐसा नहीं कि अब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे लेकिन साइन किसी में नहीं करते थे, फाइल किसी पर वो दस्तखत नहीं करते थे। तो ये बातें धीरे धीरे छन करके जनता तक पहुंचने लगी, और जनता को लगा कि भाई ये मामला गड़बड़ है, और ये जो ईमानदारी का एक इमेज है, ढकोसला है, वो फर्जी है। तो एक तो ये मुझे लगता है आतिशी की एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला नेत्री के तौर पर, क्योंकि महिला भी है और पढ़ी लिखी के तौर पर उनका एक उनकी इमेज सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि इसलिए उनको जनता ने जिता दिया कि भाई चलो ठीक है। जी जी। और दूसरा जो है वो जहां तक जीत का सवाल है, मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर है, एक नहीं है केवल एक शराब घोटाला या सिर्फ जो है वो शीश महल का घोटाला या इस तरह के जो और घोटाले हैं, वो केवल वही नहीं है। उसके अलावा कार्यशैली है, जो जिस जिस अन्ना के कंधे पर चढ़ करके आप सत्ता में आए थे, और एक जन लोकपाल और ट्रांसपेरेंसी, ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी की बात को लेकर के आप आए थे, और एक भ्रष्टाचार मुक्त और नई तरह की राजनीति देने का सपना आपने दिखाया था जनता को, वो सपने धीरे धीरे खत्म होते गए।
तो जो पहली बार में जो 5 साल में जो केजरीवाल का सपोर्ट था, मुझे लगता है कि वो युवाओं का सपोर्ट था। बड़े पैमाने पर युवा जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या तमाम इस तरह के जो युवा हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। और उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जिनकी बैकग्राउंड भाजपा और आरएसएस से, तो वो सब सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे में आते आते फिर रेवड़ी कल्चर शुरू हो गया और गरीब जनता ने उनको जिताया। अब जाकर के वो दोनों ही, मुझे लगता है कि समूह जो है, ग्रुप जो है, वो उनका मोहभंग हो गया है, और इसलिए अब हार का मुंह उनको देखना पड़ा। मैं देख रहा था, अगर आप देखें गोविंद जी, लगातार जो फ्री बांटने की बात हो रही थी, ये फ्री कर दो, वो भी फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो, हम करके दिखाएंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे, तो दिल्ली की जनता, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता कही गई है दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर ये बात शुरू से रही है, क्योंकि जब केजरीवाल जी को जिताया था तब भी यही कहा गया था कि दिल्ली की जनता बहुत कुछ सोचती है, समझती है, और वो कुछ नयापन चाहती है। तो यहाँ पर जो फ्री की रेवड़ी आपने जो जिक्र किया, उसे तो सिरे से नकार दिया जनता ने। अब आगे सोचना पड़ेगा सब दलों को कि ये फ्री वाला जो चैप्टर है अब नहीं चलेगा। सही सही बात है, क्योंकि वो एक तरह से नकाब जो है वो बाहर आ गया, सामने आ गया, और पर्दाफाश जैसा हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई ये फ्री की रेवड़ी है। गरीब जनता जो जो उससे सीरियसली लाभान्वित थी, और हमको लग रहा था कि अभी भी कोई भरोसा नहीं कि केजरीवाल जीते कि हारेंगे, कोई पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो फ्री शिप वाला मामला है, उससे बड़ी संख्या, बड़े पैमाने पर जो है दिल्ली की गरीब जनता और निम्न मध्य वर्ग वो प्रभावित होता है, महिलाएं प्रभावित होती हैं। फ्री में बस की सेवा यहाँ पर है, और भी बहुत सारी फ्री शिप जो चीजें हैं, वो उनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अभी भी केजरीवाल ही जीत जाए। और अभी भी मतलब 22 सीटें जीती हैं, तो ये भी मामूली बात नहीं है। अदरवाइज ये देखा जाता है, उनके तमाम जो गड़बड़ियां हैं उनके हिसाब से देखा जाता, तो मुझे लगता है कि वो 20 से नीचे ही आते और 15 के आसपास सिमट जाते। पर ये जो गरीब वर्ग में उनकी एक इमेज है वो अभी भी कायम है थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं, क्योंकि कुछ सीटों पर मार्जिन कम है, ऐसा लगा, मतलब जी जिस तरीके से ये जीतते थे उसी तरीके से कुछ बीजेपी जीत रही है अब, ये आंकड़े दिख रहे हैं। सही सही बात, सही जी, ऐसा ही लग रहा है। शुभेंदु जी, पहले तो बधाई हो आपको, आपकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि आप देख रहे थे कि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो आपकी बी टीम हो गई, और इस तरीके के आरोप एक ने नहीं, सपा के यहाँ से भी लगे, और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी। तो वास्तव में जो कांग्रेस का जो जीरो दिख रहा है वो इस ओर इशारा करता है क्या वास्तव में अब आम आदमी पार्टी कहेगी कि भाई देखिए, आपकी तो वो बी टीम थी, उनको आपने सरेंडर करा दिया और पूरा का पूरा वोट बैंक आपकी तरफ आ गया। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, और क्या कहेंगे आप? जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 11 साल के जो एक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटने का प्रयास किया था, उससे उनको मुक्ति मिली है। दूसरा, आम आदमी पार्टी हमको कहती है कि हम कांग्रेस मेरी बी पार्टी है, और यही कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी हमारी बी पार्टी है। तो हम हमेशा चैनल पे कहते थे कि हम भाई ए पार्टी हैं। ये दोनों लोग 6-8 महीने पहले गले में हाथ डाले घूमते थे। इंडिया गठबंधन के अभी भी साथी हैं, पर चोर, अब मैं बोर्ड नहीं बोलूँगा, पहले ये मौसेरे भाई थे, अब ये सौतेले भाई हो गए हैं। जहाँ जहाँ इनका फायदा होगा साथ में जाएंगे, जहाँ जहाँ नुकसान होगा अलग अलग हो जाएंगे। केजरीवाल जी की जो वादे थे, जनता ने उसको नकार दिया है कि उन्होंने आज तक जो कहा उसको पूरा नहीं किया। चाहे लोकपाल बिल, चाहे 2 कमरे का फ्लैट, चाहे वैगनार की गाड़ी, या कोई और कमिटमेंट महिलाओं के लिए 1000 रुपये या 1100 रुपये पंजाब में, वो दे नहीं पाए। दिल्ली की जनता को खाली वादे करते रहे, और दिल्ली की जनता को बहाना लगाते रहे कि ये काम इसलिए नहीं हो पाया। पानी कम है तो हरियाणा नहीं दिया, ज़्यादा हो गया तो हरियाणा ने ज़्यादा दे दिया। पोल्यूशन है तो अब पंजाब से नहीं आएगा, केवल हरियाणा से आएगा। इस तरीके की बातों से दिल्ली की जनता काफ़ी नाराज़ थी।
पर शुभेंदु जी एक भारतीय चीज जनता नहीं पार्टी आपको ने लगता है बहुत कि ये मेहनत जो करी, जनमत जिनकी मिला झोपड़ियों में है मेहनत करी, जी शुभेंदु हम जी, लोगों ने एक झोपड़िया को अडॉप्ट किया। शुभेंदु जी आपको नहीं लगता कि ये जो जनमत मिला है, जो जनादेश आपको मिला है, बड़ा जनादेश है, और यही सारी चुनौतियां आपके सामने भी आने वाली है, क्योंकि वादों की बात की गई है, वादों से मुकरने की बात हुई है, तो यहां एक बड़ा सवाल यह भी बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौतियां अब भारतीय जनता पार्टी के सामने है। 27 साल बाद आपकी वापसी हो रही है और केंद्र में आपकी सरकार है। जिस डबल इंजन की बात होती थी वो डबल इंजन अब वहां कितना चलेगा, क्योंकि सारी चुनौतियां तो अब आपके सामने रहेंगी। देखिए, यही बात हम कहना चाहते हैं कि लगभग 14 वर्ष के 2 वनवास पूरे करके हम सरकार बना रहे हैं, और ये जो हमने कमिटमेंट किया है वो हमारा वादा नहीं है, संकल्प है। और वो जो संकल्प है उसको हम पहले सालों में पूरा करेंगे, और जो कुछ बच गया उसमें उसको दूसरी बार में पूरा करेंगे, दूसरे साल में पूरा करेंगे। अगले 3 साल में हम सब कमिटमेंट जो हमने दिए हैं उसको पूरा करने वाले हैं। जो हमने संकल्प लिए हैं यमुना जी को साफ करने का, हमने संकल्प लिया है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास रोड देने का, हमने संकल्प लिया है हर महिला को 2100 रुपये देने का, हमने संकल्प लिया है कि हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देने का। ये सब हम पूरा करेंगे, और जो योजनाएं उनकी पानी, बिजली और बस में फ्री यात्रा की है उसको कंटिन्यू करेंगे। पर हाँ, उसमें जो स्कैम है उसकी जांच भी स्कैम करेंगे। को हटाकर दिल्ली की जनता को हाँ। पहले साल में नहीं स्कैम हटा देंगे। अब दिल्ली जल बोर्ड ही 72,000 करोड़ के नुकसान में चला गया। हाँ। खाली जल बोर्ड उनके साल भर के बजट के बराबर हो गया। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं, हम 13,000 बसों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात कर रहे हैं, प्रदूषण कम होगा। और दिल्ली को एक सपनों का दिल्ली, मोदी जी ने कहा है अपने भाषणों में लगातार रैली में कि हम दिल्ली को संवारेंगे। जैसा आपको ल्यूटन एरिया दिखता है, जिस तरीके का एनडीएमसी इलाका दिखता है, ऐसा पूरा दिल्ली दिखाई देगा। ये मेरा वादा है आपके चैनल पर। अच्छा शुभेंदु जी एक चीज बताइए, क्या जांचें चलेंगी? क्या और भी जांचें कराई जाएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है एसआईटी के गठन होंगे अभी और भी। वो जो जांचें संजय भाई, जो चीजें गलत करी हैं इन्होंने, हाँ। उसका इलाज करेंगे जरूर। कोई भी बीमारी को छोड़ेंगे नहीं। जो इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट नहीं डाली, विधानसभा में लेके आएंगे, उसको हम दोबारा एनालिसिस करेंगे। जहां जहां गड़बड़ पाई है जांच कराई जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, ये सब बेल पे हैं, जेल जाने की तैयारी है। अपना अपना अटैची बांध लें, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेल दिया था कि ट्रायल पूरा नहीं हो पाया। हम पूरा ट्रायल करेंगे, और इनकी जहां जहां पर इन्होंने चोरी करी है, एक एक पैसा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से वसूल करके दिल्ली की जनता को वापस करेंगे। चलिए, मैं रजनीश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। रजनीश जी, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। आपके तो जो खेवनहार थे उन्हीं की किस्ती डूब गई। तो वर्तमान की जो स्थितियां हैं बड़ी विचित्र हो गई है, और जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए था उनका चेहरा बचाकर आपने जेल से आए व्यक्ति को, ये लोग कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, ये और पत्रकार लोग भी कह रहे हैं कि आप जब केजरीवाल जी जेल से आए तो एक तो वहीं लोगों के सवाल थे कि आखिर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव क्यों, आखिर आतिशी के चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं। देखिए, आतिशी जी तो बच गई, लेकिन आपके जो सारे दिग्गज थे वो हार गए। और वर्तमान में जिस तरीके से शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आगे अभी और भी जांचें होंगी, एसआईटी का भी गठन होगा, लेकिन चुनौतियां फिर भी भारी हैं। क्या लगता है आपको इस हार की कौन सी वो वजह है जो आपको लगती है कि वास्तव में यहां पर चूक हुई? जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अधिकारी जी की भी बात का जवाब दूंगा, और जो दो और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी बातों का भी जवाब दूंगा। बस आप ये मुझे समय दें। और नहीं, बोलिए, बिल्कुल समय है, आप बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं, जैसे आपने सुना वो भी सुन रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल पहले जब बनी, हाँ।
और 49 दिन की सरकार से पहले भी जो गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दी थी, सारी गारंटियां पूरी की। शुरू में 20,000 लीटर पानी फ्री देने की गारंटी दी थी, जो आज तक दिया जा रहा है दिल्ली की जनता को, सभी को दिया जा रहा है। और बिजली के रेट आधे करने की गारंटी दी थी और 24 घंटे बिजली आने की गारंटी दी थी। वो गारंटी आज तक पूरी की जा रही हैं। लगातार वो सुविधाएं सबको मिल रही हैं। 2015 में जो गारंटियां दी थी, 2020 में जो गारंटियां दी थी, वो सब पूरी की गई हैं। और मोदी जी और बीजेपी के लोग जो कहते थे फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उन्हें हमने मजबूर कर दिया इन्हीं नीतियों पर चलने के लिए। मोदी जी कहते थे ना अब से 2 साल पहले फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, आज वो मजबूर हो गए हैं उन्हीं योजनाओं को लागू करने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये उन जन कल्याणकारी योजनाओं की ही जीत है। मतलब आप खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं के लिए जीत गई? एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मतलब आप खुश हैं इन तो बता जन दीजिए। कल्याणकारी योजनाओं को यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एज इट इज लागू करती है तो अच्छी बात है। यदि इनमें जरा सा भी वो काट छांट करती है तो फिर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से काम करेगी। उसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता की आवाज को उठाएंगे। रजनीश जी, अभी तो जनता ने सिरे से नकार दिया आपको। जैसा कि देखिए मैं बता रहा हूं, जनता ने हमें नकारा नहीं है, जनता ने हमें नकारा नहीं है। फिर कुछ % लोगों के बीच इन्होंने जो भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, उस झूठ के कारण से जनता के बीच में एक भ्रम फैला। क्या? जैसे तथाकथित शराब घोटाला जो अभी सुवेंदु जी ने कहा, इसमें 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, कोई सबूत ईडी पेश कर पाई? नहीं कर पाई। और 6 महीने संजय सिंह को जेल में रखा, कोई सबूत पेश कर पाई ईडी सीबीआई? नहीं कर पाई। और 5.5 महीने अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में रखा, कोई सबूत पेश कर पाई? कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। इट मीन्स कि ये कोई घोटाला है ही नहीं। तो ये जनता नहीं समझ पाई, इन्होंने ये आप समझा नहीं पाए, आपकी तो सत्ता थी वहां पर। शीश महल के नाम पर इन्होंने दुष्प्रचार किया। और अब जब वो शीश महल, जिसको तथाकथित शीश महल कहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया और उन्होंने चैलेंज किया, संजय सिंह ने चैलेंज किया कि उसको खोलो जनता के लिए, जनता देखे तो सही क्या है उसमें शीश महल में। लेकिन इन्होंने खोला नहीं और खोलेंगे भी नहीं है उसे जनता के लिए। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं कि आम जनता के लिए उसे खोलो। नहीं, बिल्कुल खुलना चाहिए। लेकिन रजनीश भाई, आप ये बताइए, रजनीश भाई, मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूँ। रजनीश भाई, जो जीत हार का मार्जिन है केजरीवाल जी का, म्यूजियम बनाएंगे। संजय भाई, मैं ले रहा हूँ एक मिनट, शुभेंदु जी, मैं पहले एक सवाल ले लूं। मैं रजनीश भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो केजरीवाल जी का जो हार जीत का मार्जिन है, उस पे आपने गौर किया? सरकारी बिल्डिंग में उन्होंने काम कराए, वो काम तो सब कराते हैं, मोदी जी नहीं कराते, केंद्र सरकार के मंत्री नहीं कराते अपने अपने बंगलों में काम, इसलिए वो कोई शीश महल नहीं है। लेकिन इन्होंने उसका इतना दुष्प्रचार किया, इतना जनता के बीच भ्रम फैलाया कि आम आदमी पार्टी उस भ्रम को हटाने में नाकामयाब रही। मतलब आप नाकामयाब रहे ना। और वो 2-3% कौन है? जो बहुत ही उच्च वर्ग के, बहुत ही अमीर तबके के जो लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी को भी पहले वोट देते थे, वो उस भ्रम में बीजेपी को वोट दे गए, इसलिए जीत हुई है। कोई इतनी ज्यादा बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है इतना, यानी परसेंटेज ऑफ वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं तो ठीक है, वो सीटों में ज्यादा कन्वर्ट हो गया है, सीटें आम आदमी पार्टी की उतनी ज्यादा नहीं आ पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत अधिक जन कल्याणकारी कार्य करे हैं। बस वो जनता समझने में चूक कर गई। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं और उसका रिएक्शन भी लूंगा। 1800 नसराइट कॉलोनियां, उनमें सारी सुविधाएं दी हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, बिजली पहुंचाई, सीवर पहुंचाए, पानी पहुंचाया। दिक्कत ये हो गई, मुझे लगता है दिक्कत ये हो गई कि जो फ्री का पैटर्न चला का विस्तार किया, नए स्कूल बनाए और 25,000 नए कमरे। बिल्कुल रजनीश जी,
ये तो चुनाव खत्म हो चुका, अब इसे बताने का फायदा नहीं, अब तो चुनाव खत्म हो चुका, अब तो नहीं, नए सिरे से शुरुआत होनी है। अब नई बातों पे आते हैं। नहीं, मैं नई बातों पे आता हूँ ना। ये तो आप गिना चुके, तो चुनाव में गिनाया आप सब लोगों ने। अरे केजरीवाल जी ने इसी चीज पे चुनाव लड़ा तो भी चुनाव हार गए ना कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। खत्म कौन कह रहा है? आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभाइएगा। मैं कह रहा हूं कि जो आप बता रहे हैं, इन्हीं बातों पर केजरीवाल जी और सिसोदिया जी जनता के बीच में गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। मैं कह रहा हूं ये भाषण का टाइम तब था, अभी वर्तमान में तो मुद्दों पे बात करें कि हार का कारण क्या रहा। और इसी पे मैं सुमन जी हमारे साथ हैं। सुमन जी वर्तमान में अगर देखा जाए जी, नहीं बिल्कुल नकारा है आपको और आप हारे हैं, इसे स्वीकार कीजिए और ये बात अच्छा है, मंथन करना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। मैंने बताया तो है, 2-3% लोगों में भ्रम फैलाकर इन्होंने ये जीत हासिल कर ली है। जब भाजपा हारती थी तब क्या होता था? अगर मुझे परमिट करें मैं बताऊं कि सुमन जी यहाँ पर क्या है कि एक तो अगर देखें, आपने धोखा किया। सुमन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमन जी मैं ये कह रहा हूं कि एक तो यहां पर आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और यहां पर अन्ना हजारे जी की बात ना हो तो कुछ बात बनेगी नहीं, मतलब न्याय नहीं होगा इस डिबेट के साथ। क्योंकि अन्ना हजारे जी ने एक कहा है कि शराब और पैसा ये इस आम आदमी पार्टी के पतन का कारण है। रजनीश जी ये बयान है उनका सुबह। तो मैं सुमन जी एक तो ये कि वास्तव में पैसा मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया और शराब घोटाला सबके सामने है। भले ही ये कहें कि वो जेल में रहे हैं, सबूत नहीं आए, लेकिन जनता ने हरा के सबूत दे दिया कि भाई आप हार के घर बैठिए, हमें शराब नहीं चाहिए कम से कम यहां पर। एक तो ये, दूसरा कांग्रेस का सिरे से साफ हो जाना, ये एक बड़ी चीज है सुमन जी। अगर इसे देखें कि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो जनता ने एक अलग तरीके का वोटर, जिसकी बात हो रही थी कि भाई यहां पर तुष्टीकरण वाली बात भी बीच में चली है कि भाई एक मतदाता चला जाए, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से सरेंडर कर गई और तब भी आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो नहीं आ पाया। यह अलग बात है। गोविंद जी ने एक बात बताई कि कुछ सीटों पर मार्जिन अप डाउन रहा है, लेकिन यह दिल्ली में हमेशा चलता भी रहा है। सुमन जी कांग्रेस का इस तरीके से पूरे चुनाव से बाहर हो जाना और केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का हार जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए अगर मुझे परमिट करें तो मैं आपको बताऊं कि 15 दिन पहले मैं किसी चैनल पे डिबेट में था जी, और जब मैंने 44 सीटों को काउंट किया और 44 सीटों को हमने बताया तो तमाम सारे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं और तमाम सारे मित्र हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हुए। और मैंने उस वक्त एक बात कही थी, क्योंकि हम तकरीबन 15 से 20 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं भाई साहब दिल्ली की, तो हमने ये कही बात की कि ये कांग्रेस जो अभी आई है वो इतना तो जरूर डैमेज कर देगी जैसा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की थाली से सारी रोटियां गायब कर दी, छत्तीसगढ़ में उनकी थाली से पूरी थाली ही गायब कर दी। तो अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की थाली गायब कर दी, आप ये कह रहे हैं? पूरी थाली ही गायब कर दी, थाली गायब कर दी। यहाँ भी कांग्रेस को जो मैं सोच रहा हूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल अगर हारे हैं तो कांग्रेस को संदीप दीक्षित का जो वोट है वही परसेंटेज है। वो 5000 के आसपास उन्होंने वोट ली और ये 4000 से हार गए हैं। तो हमने अभिषेक दत्त को हमने कस्तूरबा नगर में देखा कि नंबर 2 पे गया, उसके बाद वहां नीरज बसोया, और पूरे जहां जहां जिन दिन विधानसभाओं में देखेंगे तो कांग्रेस ने रिवाइवल की कोशिश जरूर की है, लेकिन केसी वेणुगोपाल और तमाम सारे बड़े नेता इसी मुगालते में रहे कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन के साथ आगे बढ़ना है। केजरीवाल जी ने उनको धोखा दिया, मोहब्बत में जो यहाँ जो धोखा मिला है वो केजरीवाल जी ने ही 11 सुमन जी बंटवारा कर लेना चाहिए था कि भाई आधे आधे पे लड़ लेते हैं या 60-40 का रेशो बना लेते हैं। आजकल तो रेशो बनाने के वैसे भी राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ ये कहा कि भैया तुम उसका 15 सीटें दे दो, 15 से 18 सीटें दे दो, 30-40 भी छोड़ दीजिए, लेकिन एरोगेंसी में माननीय केजरीवाल ने बात करने से मना कर दिया उनको। और उसके बाद वो इतने परेशान हुए, जबकि केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम सारे बड़े नेता यही थे कि भैया हम फिर से आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं और यहाँ अगर 7-8 सीटें या 10 सीटें भी हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए काफी है। लेकिन हमने 15 दिन पहले ही बताया था कि यहाँ कांग्रेस जिस तरह से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमने ये बात कही थी कि भाई मनीष जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल खुद हार रहे हैं, उसके बाद देखिए नेता यहाँ जीतते कौन है, आतिशी जीत गई है।
आतिशी एक 2.5 साल, पिछले 2.5 साल के समीकरण को हमने बहुत बारीकी से यहाँ दिल्ली को कवर किया है। तो हमने 2.5 साल में देखा कि वो तमाम सारी फाइलें थी, उसको मैनेज करने से लेकर तमाम दिक्कतें आई। बावजूद इसके जब आतिशी सीएम बनती है तो 11 बजे रात तक बैठती है और एलजी उसकी तारीफ करते हैं कि कम से कम ये फाइलें तो निकाल रही हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो 2.5 साल तक मंत्रालय सचिवालय साइन नहीं तो जाते, कर रही है कम से कम फाइल पे। हाँ भाई वही फाइल तो साइन कर रही हैं। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं जो कैबिनेट की बैठक 6 महीना छोड़ दे, 2.5 साल में देख लीजिए कितने कैबिनेट की बैठक हुई है, फाइलें सिर्फ मूव होती हैं। आप बसों की संख्या देख लीजिए। तो यह कहना कि नहीं हमने सिर्फ रेवड़ियां बांट दी, रेवड़ियां बांटी है भाई, लेकिन दिल्ली के आपने जो हालत यह कर दी कि यहाँ के बच्चे नोएडा पढ़ने को जाते हैं, ग्रेटर नोएडा पढ़ने को जाते हैं, गुड़गांव अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। यहाँ के कॉलेजों की हालत, अभी रजनीश जी को मैं सुन रहा था, रजनीश जी किसको बरगला रहे हैं आप 10 बिल्डिंग, कौन सी 10 बिल्डिंग बनाई है? क्या आपने नई स्कूल आपने खोले क्या? क्या कॉलेजों में संख्या आपने बढ़ाई क्या? जी हाँ। क्या हॉस्पिटल की स्कूल स्थिति बनाए बेहतर हैं। हुई क्या? मोहल्ला क्लिनिक पे मैं एक जो अभी का अपडेट आपको दे दूंगा कि मैं एक रिपोर्टर हुई हूं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं कि भाई साहब अभी सचिवालय को सील कर दिया गया है। 50 से ज्यादा जांच की हुई फाइलें रोकी गई थी कि सरकार अगर इधर आ जाती है तो फिर जांच शुरू होगी। तो आपने मिडिल क्लास के साथ धोखा किया है, लोअर क्लास को क्या देने की बात कही? अच्छा आपने? सुमन जी, क्या पंजाब में आपने ये एक 1000 धोखे रुपए वाली बात पर जी। मैं आ रहा हूं। सुमन जी, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में जो मध्यम वर्गीय है थोड़ा मुझे वो मौका दीजिए। हाँ मैं आपके भी पास बात आ रहा हूं, देना आप ही के चाहूंगा। पास आऊंगा रजनीश जी, आपको भी पूरा मौका दिया बोलने का, एक बार ले लूं फिर आपके पास आऊंगा। तो सुमन जी, अगर आप देखें कि फ्री वाला जो पैटर्न था, मैं देख रहा था कि बीच में मैंने भी 2-3 डिबेट्स की, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही था कि ये फ्री, वो फ्री, ऐसा फ्री, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। आएगा कहां से? तो जो मध्यम वर्गीय था दिल्ली का, कहीं ना कहीं उसे समझ में आया कि यार ये सारी चीज इधर से फ्री, उधर से फ्री, सारी चीज फ्री, तो देगा कौन? आखिर इसे भरेगा कौन? सुमन जी, तो ये भी एक फैक्टर रहा कि फ्री की राजनीति को नकारने के लिए ये एक बड़ी पहल मानी जाए। अच्छा, मुझे लगता है सुमन जी का, जी बोलिए रजनीश जी। जी जी देखिए, अभी सुमन जी कौन से चैनल के पत्रकार हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि यदि ये पत्रकार हैं तो अपना कैमरा लेके आए और मैं इन्हें नए हॉस्पिटल दिखाऊंगा, नए स्कूल दिखाऊंगा। यही मैं विकासपुरी विधानसभा से आता हूं। LIG जनता फ्लैट कृष्णा बस्ती में 11 मंजिला हॉस्पिटल 700 बेड का बनकर तैयार हो चुका है, जो अभी इन पिछले 5 सालों में बना है। और बुराड़ी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोरोना काल में ही बनकर तैयार हो चुका था, जो दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा विकासपुरी विधानसभा में ही 3 नए स्कूल, जिसमें एक ITI 4 मंजिला, एक दिल्ली गवर्नमेंट का सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक मैं ये कह रहा हूं रजनीश जी, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने बनाए होंगे, आप सुनिए, तो आप वो बात कह रहे हैं जो चुनाव बीत चुका। आपकी इस बात पे जनता ने अभी मोहर नहीं लगाई है। स्कूल चलते थे। मैं कह रहा हूं रजनीश जी, अब चुनाव बीत चुका, अब रिजल्ट सामने आ गया, अब मंथन का समय है, अब चिंतन का समय है। मेरा जवाब देना जरूरी था ना। हाँ, ये इस पर तो आप वोट मांगने गए थे ना कि भाई हमने ये काम करा है। आप लगातार इसी पर वोट मांग रहे थे। और एक क्वेश्चन उन्होंने और उठाया कि दिल्ली के बच्चे नोएडा जाते पढ़ने, गुड़गांव जाते। भाई साहब, जो कॉलेज हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, दिल्ली के सारे कॉलेज। और इसलिए कॉलेज नए बनाना मोदी जी के सरकार का काम था। उन्होंने पिछले 11 साल में सिर्फ एक कॉलेज सिर्फ अभी भूमि पूजन किया है। उन्होंने क्या कॉलेज बनाए ये बता दीजिए। तो जनता ने उसके बाद भी बीजेपी को स्वीकार किया ना, तो कमी किसकी निकले? स्वीकार किया ये बीजेपी को स्वीकार नहीं किया। किसे किया फिर? ये सिर्फ जो हमारी फ्री की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हाँ, उनको बीजेपी ने जब नहीं, आप कर नहीं पाए, दूसरे करने पारे में फ्री पे ही आ रहा हूं। हम भी देंगे 2500 रुपए महिलाओं को। हाँ, लेकिन अब वो देखिए, वो मुकरने लगे हैं, वो मुकरने लगे हैं। वो अभी क्या कह रहे थे? मतलब अभी भी आपको मंथन नहीं करना, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप हारे नहीं। गरीब महिलाओं को देंगे। मैं गोविंद जी देखिए, लगता क्या है कि जब सत्ता चली जाती है तो एक ऐसा लगता नहीं कि हमारा एकाधिकार था, और जब चला जाए तो वास्तव में तब समझ में आता है कि ये कैसे हो गया। तो अभी वो मानने को तैयार नहीं, उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
मंथन चिंतन की बात हुई है यहाँ पर, और ये मंथन चिंतन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी करना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्गीय है वो बड़ी तादाद में है, गोविंद जी, अगर आप देखें। दूसरी बात, मैं ये तो खैर चलिए चलता रहेगा, इस पर भी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं गोविंद जी एक बड़ी चीज ले रहा हूं, और वो बहुत बड़ी चुनौती भी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, क्योंकि यहां पर शराब और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक तरीके से आक्रमण किया था, और अमित शाह जी की जो रणनीति थी वो बड़ी स्पष्ट थी कि भाई इसी पर हम भ्रष्टाचार और इनको दोषी ठहराने में, मतलब वो एक तरीके से कामयाब हो गए जनता की नजर में। जनता की नजर में हार ना, ये बतलाता है कि भाई जनता ये मानती है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। तो ऐसी चुनौतियां अब अदर्स जो राज्य हैं गोविंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, वहां पर भी शराब नीति और इस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी को चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि एक शराब ने दिखा दिया है कि शराब का परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन है। एक तो ये मैं आपसे ले रहा हूं, और दूसरी बात ये बड़ी चीज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर भी अब शराब नीतियों पर बात होनी शुरू हो गई है। अब लोग दिख रहे हैं कि एक शराब नीति कितना बड़ा एक इफेक्ट डाल सकती है, पूरे चुनाव को किस तरीके से निकाल कर ले जा सकती है। और यहां पर गोविंद जी आपसे भी मैं वही सवाल ले रहा हूं कि कांग्रेस का हारना, ये कांग्रेस के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन था, वो गठबंधन तो अब खटाई में पड़ता दिख ही रहा है, क्योंकि उसी गठबंधन के ऊपर सपा ने भी यहां पर आक्रमण किया। दूसरी बात, सपा के यहां पर मिल्कीपुर भी चली गई। देखिए, इसी सब चुनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे आप इन पर? जी, पहले शराब वाले मुद्दे को लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शराब का मुद्दा निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, और ये पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उत्तराखंड में लंबे समय तक शराब जो है, नशा विरोधी आंदोलन जो है चलता रहा है। काफी आंदोलन उस पर हुए हैं, महिलाओं ने बहुत आंदोलन किए हैं। उसके अलावा हरियाणा में आपको शायद याद होगा कि बंसीलाल की सरकार जो है शराब विरोधी आंदोलन के रथ पर सवार होकर के सत्ता में आई थी जी। अरक विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, और बिहार के अंदर भी नीतीश जी आए। चला है। तो इस तरह से शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शराब जिस तरह से फैल रही है हमारे राज्यों में, वो बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यहाँ असल में अमित शाह या भाजपा की खूबी यह है कि उन्होंने शराब के पीछे जो भ्रष्टाचार की रणनीति थी उसको उजागर किया, उसको क्लियर किया। अदरवाइज शराब से किसी को कोई बैर हो मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में बेहिसाब जो है शराब की दुकानें खुल गई हैं, जिस तरह से हरियाणा में बहुत ज्यादा शराब की दुकानें खुल गई हैं, सारे राज्यों में ही शराब की बहुत ज्यादा दुकानें खुल रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, और इस पर समेकित होकर के सारे देश को मिल करके सोचना चाहिए। तो ये मुझे लगता है शराब को लेकर के, शराब केवल एक पार्टी या एक इलाके का मुद्दा नहीं है, वो सब सारे देश का मुद्दा है। और सब जगह जो है शराब, क्योंकि बहुत आसानी से शराब की वजह से रेवेन्यू मिलता है सरकारों को, तो इसलिए शराब मतलब बहुत आसान तरीका है कि काम न करो और शराब की दुकानें खोल दो और उससे जो है आप इनकम जनरेट करो। ये सब राज्यों में ये, और फिर उसके पीछे भ्रष्टाचार भी होता है, जैसा कि दिल्ली में हुआ। जी, तो दिल्ली में चूंकि भ्रष्टाचार हुआ और नीति बनाई उन्होंने, नीति बनाने के बाद उसको फिर बदला, फिर उसके बाद जब ये मालूम हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार है, फिर वापस भी ले लिया। तो क्लियर हो गया मतलब कि भ्रष्टाचार है, ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। तो भले ही सरकार या भले कानून की नजर में सिद्ध होने में टाइम लगे, लेकिन अपनी नजर में उन्होंने मान लिया कि हमने गड़बड़ किया है, क्योंकि उन्होंने वापस ले लिया। तो इसलिए जो है भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा है वो ज्यादा गंभीर है दिल्ली चुनाव को लेकर के। दूसरा जो है कांग्रेस का जो सवाल आपने उठाया है, कांग्रेस के लिए वाकई बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां जहां भी जिन राज्यों में भी, वैसे इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ करके ठीक ही किया है, थोड़ा सा वोट परसेंट उससे बढ़ा है उनका। लेकिन जहां जहां भी उन्होंने लोकल क्षत्रपों के साथ मिल करके सरकारें बनाई हैं, वहां वो पिछड़ गए, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक रणनीति में कमजोर, वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो बड़ा कमजोर है। तो उसको मालूम नहीं कि कैसे रणनीति चली जाती है राजनीति, क्योंकि बाकी राज्यों में भी यही हुआ, बिहार में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में
मतलब एनडी तिवारी के जमाने में जब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था, तो उसके बाद से कांग्रेस वहां लगातार जो है वो पतन होता चला गया उसका। बंगाल में ही हुआ। तो इस तरह से सब जगह जो है वो कांग्रेस के साथ ये बड़ी गंभीर समस्या है कि वो अपना खुद की रणनीति नहीं बना पा रही है। और अब कोशिश की है उन्होंने, हो सकता है कि इसमें वो सफल हो आगे चल करके, पर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। और जी। चल भी ऐसे रहे। रुचिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रुचिका जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल के बाद बन रही है। तो क्या कहेंगे आप, मोदी मैजिक बरकरार? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। और ये फाइनली दिल्ली में सत्य की जीत हुई है। दिल्ली में विकास की बात करने वाली सरकार की जीत हुई है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने वोट किया है। उसके लिए मैं जनता को, दिल्ली की जनता को, आप सबको और हम सबको, समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली ये लग रहा है कि दिल्ली की जनता के ऊपर से भ्रष्टाचारी आपदा का मोह भंग हो गया है। जितने झूठ की सरकार वो 11 साल से चला रहे थे, भ्रष्टाचार की सरकार 11 साल से चला रहे थे, बात बात पे सिर्फ रोना रोना कि ये कि सरकार करने नहीं दे रही है, सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा। उसके ऊपर से पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि उनकी करने की इच्छा ही नहीं थी। अगर करने की इच्छा थी इसीलिए कि तो उन्होंने अपनी कोविड के टाइम पे जब त्राही त्राही बच रही थी, जनता परेशान थी, एक एक सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान थी, उस समय पे उनका अपना शीश महल बन रहा था। अगर उनकी इच्छा थी वो शीश महल बनाने की तो वो जनता के लिए काम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। और फाइनली जनता के नजरों में उनका मोह भंग हो चुका है। और अच्छा, जनता ने रुचिका विकास जी ये के कह लिए रहे हैं, वोट दिया रुचिका है। जी, जनता ने रजनीश जी कमल कह के रहे हैं कि फूल आप भी दिए हैं, फ्री की माननीय रेवड़ियों की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकास के लिए वोट दिया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप भी फ्री की इनकी योजनाएं हैं जो हम उन्हीं को लोग आगे कल्याण की लेकर बात जा रहे करते हैं। हैं, हम फ्री की बात नहीं करते हैं। हम्म। नहीं, हम लोग कल्याण की बात करते हैं। हमने लगातार कोविड के समय पे अगर लोगों को परेशानी थी और हमने अगर फ्री राशन बांटा तो वो हम मैं फ्री इनको राशन कुछ आज पूछना भी दे चाहता रहे हूं, हैं। जबकि हमारी बीजेपी की चाहे प्रवक्ता बिलो से। पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो था वो चाहे हमारा काफी मैं भाई साहब मैं बात कर लूं। हाँ, मेरा बोलिए, नाम बोलिए, रुचिका रुचिका जी, आप अग्रवाल है, बोलिए, मुझे हाँ। बोलने दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा। जब हमने राशन बांटा तो लोगों ने कहा कि अब कोविड के टाइम पर राशन बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने उसके बाद जब बिलो पॉवर्टी लाइन के, गरीबी की रेखा से कुछ लोग ऊपर चले गए, तब भी हमने राशन बांटना बंद नहीं किया। हमारा मकसद ये था कि जब राशन दिया जा रहा है और किसी भी वजह से अगर वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं तो कहीं ये ना हो कि राशन ना मिल पाने की वजह से वो फिर लाइन से नीचे आ जाए। तो उनको सपोर्ट देने के लिए हम लगातार राशन देते रहे। और वही हमारी लोक कल्याण नीतियां हैं कि जहां पर हम लोगों को सपोर्ट देने की बात करते हैं और ना कि सिर्फ इस वजह से कि हमें वोट बैंक मिल जाए। हम अगर विकास की बात करते हैं तो बिना भेदभाव के करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए केंद्रित नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने पहले 11 साल में तो उन्हें ध्यान नहीं आया कि मौलवियों को अगर मैं तनख्वाह दे रहा हूं तो मैं मंदिरों के पुजारियों को भी दे दूं, पादरियों को भी दे दूं। उनको तब तक ध्यान नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने मंदिरों में पुजारियों को भी दूंगा। उनको पहले ये ध्यान नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं शिक्षा नीति की जगह मैं 1+1 दारू दे रहा हूं, लोगों का घर खराब करूंगा। लेकिन उन्होंने वो सब दिया। जगह जगह ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने ठेके बनवाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद होना था, घर बर्बाद होने थे, लोगों के पास बीमारियां होनी थी और लोग अपना घर नहीं संभाल पाते। मोहल्ला क्लिनिक में क्या दिया? कूड़े दान दिए, कूड़े घर दिए। आयुष्मान योजना थी मोदी जी की स्कीम, वो इन्होंने लागू नहीं होने दिया। क्या उनके पास मोहल्ला क्लिनिक पे आतिशी तो खुद कहती हैं कि मैं कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई। इनके जो राघव चड्ढा हैं वो आंखें चेक करवाने के लिए विदेश जाते हैं। तो क्या इनकी नीतियां थी? भाई आप अपनी फैसिलिटीज में अपने ही बच्चों को आप अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा पाते। सिसोदिया जी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, राघव चड्ढा जी आंखें बाहर चेक कराने जाते हैं। तो इसका मतलब ना तो आपकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, ना आपकी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है। दारू पे दारू आप बांटे जा रहे हो। बिजली पानी
जिन जिन जगहों से आपको वोट मिलता है उन जगहों पे आपने बिजली पानी सस्ता कर रखा है और बाकी जगह पे महंगा कर रखा है। तो ये नीति जो थी उससे फाइनली लोगों का मोह भंग हो गया, लोगों को असलियत नजर आ गई है कि ये सरकार, जब तक केजरीवाल की सरकार यहाँ दिल्ली में रहेगी, कभी भी दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि बात बात पे वो कहते हैं कि भाजपा मुझे काम नहीं करने देती, मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते। हम लोगों ने विपक्ष की सरकारें पहले भी देखी हैं। दिल्ली में भाजपा की जब सरकार थी, साहेब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जिस समय यहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय वहाँ पर अटल जी की सरकार थी केंद्र में, लेकिन कभी भी खींचातानी नहीं हुई। ये खींचातानी सिर्फ और सिर्फ 11 साल में केजरीवाल जी लेके आए हैं, क्योंकि खुद कुछ करना था नहीं और हर बात में ब्लेम गेम खेलना था, पैसा देना था, अपना लगाना था। अच्छा रुचिका जी, इस बार शीश महल की आपने बड़ी चर्चा की है। नहीं आ रहा था टेलीविजन पे, सिर्फ केजरीवाल जी नजर आते थे। अच्छा रुचिका जी, इस बार शीश महल की बहुत चर्चा हुई है और सभी लोगों ने उस शीश महल को देखने के लिए बड़े प्रयास भी किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या वो शीश महल अब जनता के लिए वास्तव में खुलेगा? देखते हैं नेतृत्व क्या डिसाइड करता है। उसकी पहले तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है और जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, और इनके तो अपने साथी है ना, लोकसभा के साथी है ना, इनके तो कांग्रेस की सरकार इनकी ही साथी है ना लोकसभा में, इंडी गठबंधन की सरकार है ना, उन्हीं के अजय माखन जी ने इनका भेद उजागर किया था। उन्होंने ही इनके भ्रष्टाचारों को सामने लेके आए हैं और आज इसी समय ये लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं, क्योंकि इनका कोई गठबंधन काम तो कर नहीं रहा था। अगर शीश महल को सामने लेके आना था तो शीश महल को लेके आने वाले तो इनके गठबंधन के साथी थे ना। उन्हीं लोगों ने तो इनके ऊपर शोर मचाया कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी आवासों को इन्होंने अपने शीश महल में जोड़ लिया, किस तरह से इलीगल तरीके से अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए गए उन लोगों को जिन लोगों से उनके सरकारी आवास ले लिए गए, किस तरीके से जनता का पैसा, टैक्स का पैसा इन्होंने अपने महल में बनाने में लगा दिया। करोड़ों के कारपेट्स, करोड़ों के पर्दे, टॉयलेट सीट्स, ये अगर बनवाएंगे तो भ्रष्टाचार कभी ना कभी तो जनता को नजर आता है। बिल्कुल, और ये भ्रष्टाचार ही था जिस पर पूरा चुनाव केंद्रित हो गया। और मैं सुमन जी बोलिए, क्योंकि समय भी कम है, उसके बाद मुझे अशोक जी से भी इस पे पूरा का पूरा एक निचोड़ भी लेना है। सुमन जी, वास्तव में इतना जरूर है कि इस बार मजबूत विपक्ष देखने को मिल सकता है। सुमन जी, इस बार चीज बहुत साफ शब्दों में कहूंगा कि सीधे इसके लिए 3 लोगों को ही इसका श्रेय जाना चाहिए। बीजेपी ने बड़ी रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, एक्स चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और उनके राजशेखर जो थे स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस थे। और मैं आपको बताऊं भाई साहब कि 3-2.5 साल मैंने बहुत करीब से इन लोगों को देखा है और इनकी जांचें देखी है। एक वाकया अगर कहें तो मैं उसमें जोर दूं कि जब नरेश कुमार एज ए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली आए थे और जब इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया अरुणाचल प्रदेश के, तो 22वां दिन वो था जब उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि सुमन आज 22 दिन हो गया है और एक भी मंत्रालय नहीं है, सचिवालय नहीं आ रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कही कि 10 दिन बाद मुझसे आके मिलो। और मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि फाइल 2014 का ये आम आदमी पार्टी नहीं है, जिस फाइल में हाथ लगा दोगे धूल के बदले भ्रष्टाचार निकल के आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी की ब्रेकिंग यही कि इनके भी सचिवालय में जितनी फाइलें थी वो तो रोक ही ले गई है और अभी इतने बड़े बड़े मामले हैं जिसपे बीजेपी की नजर अभी नहीं गई है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये अजय माकन ही हैं जिन्होंने फाइलें निकलवानी शुरू की थी। उनकी शिकायत थी, संदीप दीक्षित जब सामने आए तो बातें वो सारी चीजें निकल के आई हैं। तो इसके लिए नरेश कुमार, राजशेखर और वीके सक्सेना के साथ साथ क्योंकि ऊपर के टॉप जो लेवल के जो हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की बात करते उनका रहा। इंटरनल हम जब स्थानीय बीजेपी की बात करते हैं तो बार बार सीएम का नाम आ रहा था, सीएम का नाम निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन इतने घोटाले की फाइलें अभी पड़ी हुई है जो इनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में एक बात है कि झूठ के पुलिंदे को इतनी बारीकी से समझाने में ये कारगर हो जाते हैं हमारे केजरीवाल साहब, जिसको कि आम जन ये समझ नहीं पाते कि वाकई में सच बोल रहे हैं। क्योंकि एक वाक्य मेरे सामने ही है, 100 बसें डीटी से बसें, अभी तो जो डीटी से पुरानी बसें, अभी जो वाक्य है वो तो सामने है सुमन जी। अब जो स्थिति है वो तो सामने दिख रही है कि क्या हुआ और इस बार जनता ने क्यों नकार दिया, ये भी सामने। अशोक जी, क्योंकि समय कम है इसलिए आपसे ले रहा हूं, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है और आम आदमी पार्टी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम जीरो हो गई है, आम आदमी पार्टी भी
मजबूती के साथ खड़ी है। तो ऐसे में उधर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ एक और छोटी सरकार है एमसीडी दिल्ली के अंदर, जो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अब आपको क्या लगता है कि अब टकराव की जो स्थितियां हैं वो कितनी रहेगी और वास्तव में दिल्ली के विकास के रास्ते वो कितने खुल पाएंगे? जी अशोक वाले, जी अशोक जी। अभी ये टकराने की स्थिति में तो अभी ये बचे नहीं है। और जो दिल्ली का जो नतीजा आया उसमें मैं आपको थोड़ा सा, लोकतंत्र में जनता मालिक है और वो कामकाज के आधार पर तय करती है कि किसको काम पे रखना है और किसको काम से विदा करना है। जी, मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी थी उसके कामकाज से दिल्ली की जनता नाखुश थी और जिसके चलते जो है सत्ता से जो है आम आदमी पार्टी की बेदखली होगी। जो करप्शन की बड़ी चर्चा हो रही थी, तो राजनीति का एकमात्र आकर्षण करप्शन है और इससे कोई भी दल जो है मुक्त नहीं है। ये ठीक है कि किसी का करप्शन उजागर हो जाता है और किसी का करप्शन उजागर नहीं होता है। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि राजनीति अब कोई सेवा का माध्यम नहीं, ये सत्ता का माध्यम बनी हुई है। सत्ता इनको भी चाहिए, सत्ता उनको भी चाहिए। और सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। उसके 2-3 मुख्य कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो अभी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि हमेशा जो है केजरीवाल यही रोना रोते रहे कि उनको जो है केंद्र सरकार काम नहीं करने दी। तो दिल्ली की जनता को ये लगा होगा कि अब ऐसी सरकार होना यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा कि जिसका केंद्र के सरकार में तालमेल हो और जो है वो उनकी जन अपेक्षाओं की वो पूर्ति कर सके। जो एमसीडी की आपने चर्चा की है, एमसीडी का जो करप्शन है वो आज भी दिल्ली में मौजूद है। आम आदमी पार्टी के जैसे भी चर्चा, सुमन जी भी बता रहे थे कि 40 से ज्यादा ऐसी फाइलें हैं कि जिसपे जो है अभी रोक लिया गया है, उस पर करप्शन की बात आएगी। एमसीडी भी दिल्ली की जो है करप्शन से मुक्त नहीं है। वहां पे नक्शा पास कराने जो भवन अनुज्ञा के लोग जाते हैं उनसे आज भी पैसे वसूले जा रहे हैं। जो एक लिंटर पड़ता है तो उसके लिए अलग से एमसीडी के लोग वहां पे पहुंचते और पैसा लेते हैं। तो करप्शन जो है इस देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस देश की जनता को करप्शन मुक्त अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको राजनीति से करप्शन को हटाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य ये है कि राजनीति का चूंकि एकमात्र आकर्षण करप्शन है, जिस दिन आप राजनीति से करप्शन को हटा देंगे कोई राजनीति करने नहीं जाएगा। इसलिए करप्शन जो है वो हमेशा रहेगा इस देश में, राजनीति भी रहेगी और इसी तरह से सत्ता आती जाती रहेगी। कभी आम आदमी पार्टी आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है अशोक जी कि इस बार दिल्ली में स्पष्ट जनादेश है, मतलब किसी को किसी के बैसाखी की आवश्यकता नहीं है और विपक्ष को भी इतना दिया है कि हल्ला मचा सकते हो आप भी। नहीं, विपक्ष तो बिखर जाएगा क्योंकि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को इस हद तक कमजोर कर देती है कि विपक्ष फिर खड़ा नहीं हो पाता। चलिए बिल्कुल। और ये देखने वाली बात ये होगी कि हाँ, इन बातों से इतना जरूर लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी द एंड नहीं हुआ। अभी बहुत सारे जो घोटाले हैं शायद वो सामने आ सकते हैं और यही बड़ी चीज है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में दिल्ली के अंदर जो जनादेश आया है, वास्तव में दिल वालों ने स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन आने वाले समय में इस जनादेश के सामने जो चुनौतियां रहेगी वो भी देखने वाली रहेगी। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।